चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग ध्यान देना है कि लेमिस थ्योरम का हमने आपको बता दिया था कि अगर किसी बॉडी पे अगर 3 फैक्टर, हम इसको ऐसे कह सकते हैं 3 फोर्स अगर लग रहे हैं तो फोर्स और उनके सामने के जो एंगल हैं उनका साइन का रेशियो तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब समझो इसको थोड़ा ऐसे। अगर यहाँ बात करते हैं बाबू रे F1 वेक्टर, इस साइड मान लीजिए कोई बॉडी और एक आपका यहाँ लग रहा है F3 वेक्टर, ये F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं θ1, इसको मान लेते हैं θ2, इसको मान लेते हैं θ3। ठीक है, तो देखो तो यहाँ से इसका सिर्फ मॉडुलस हमें चाहिए, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। F1 बाय साइन θ2, F2 बाय साइन θ3 इक्वल टू F3 बाय साइन θ1। आया समझ में? अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये इसी डायरेक्शन में आपको मिले, ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ इसका नाम F1, ये आपका F2 और ये आपका, नहीं बोल रहे हो, होगा ना? चलो इसको हम लोग एंगल X, इसको Y और इसको Z। तो देखो यहाँ पे F1 बाय साइन, F2 बाय साइन और F3 बाय साइन, ये रेशियो आपको आपस में इक्वल होंगे। या फिर किसी ध्यान दो, किसी वेक्टर्स पे, किसी बॉडी पे अगर 3 फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों फोर्स को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो रेगुलर ट्रायंगल बनाता है। रेगुलर ट्रायंगल का मतलब ए वेक्टर का, मान लीजिए F1 वेक्टर का अगर बात करते हैं कि टेल और हेड एंड किया, तो F2 का टेल यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे F2 का हेड स्टार्ट हुआ वहाँ से F3 का टेल स्टार्ट हुआ। और अगर ये कंप्लीट ट्रायंगल बनाता है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू नल वेक्टर। बॉडी मतलब आपका नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, बॉडी पे जो टोटल आपका इफेक्ट होगा वो 0 होगा, और बॉडी आपका आफ्टर अप्लाइंग दिस 3 फोर्स बॉडी बिकम्स इन इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। और इसको ऐसे हम लोग को समझना है, ध्यान देना है कि अभी मैं अगर बात करूं तो F1 वेक्टर आपका और यहाँ से ये आपका F2 वेक्टर, हाँ या ना, ये आपका F1 और ये आपका F2। अगर इनका मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो क्या करोगे कि F1 के टेल से F2 के हेड को, F1 के टेल से F2 के हेड को आप यहाँ पे क्या करोगे, F1 प्लस F2, ये आपका रिजल्टेंट आता है ना। लेकिन यहाँ पे जो मैं थर्ड वेक्टर्स जो ले रहा हूँ, वो थर्ड वेक्टर्स मैं यहाँ रेड मार्कर से जस्ट इसके बगल से मैं ड्रॉ किया हूँ, है ना। थोड़ा मेरा ये बेंट कर गया लेकिन स्ट्रेट लाइन ये है। तो ये जो आपका F3 है प्यारे बच्चों, ये देखो R वेक्टर का आपका जो F3 है ना, वो R का क्या है, निगेटिव वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट। तो आपका एक वेक्टर जो दूसरे वेक्टर का क्या कहलाता है, निगेटिव वेक्टर। तो देखो माइनस F3 वेक्टर इक्वल टू यहाँ से F1 प्लस F2, अरे हाँ या ना। तो देखो तो यहाँ से F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू आपका नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर। समझ में आया? चलो तो इसको समझ में आया। तो क्यों किसी भी बॉडी पे 2 और मोर देन 2 फोर्स लगेंगे तो कैसे उसका रिजल्टेंट 0 होगा, क्योंकि 2 मिलके, सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनो, 2 नहीं 3 फोर्स। तो 3 फोर्स में क्या है कि 2 फोर्स का जो रिजल्टेंट है ना, वो थर्ड वाले के इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण वो कैंसिल आउट हो जाता है।
सर सिर्फ ये क्या 3 वेक्टर्स के लिए ही है? नहीं, किसी भी बॉडी पे आपका 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, अब जैसे मान लो कि मोर देन 3 वेक्टर्स लगा तो अब तो ट्रायंगल वाला मामला आएगा नहीं, अब आएगा पॉलीगन वाला मामला। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से मान लो तुम्हारा ये ए वेक्टर, प्यारे बच्चों बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और ड्रॉ किया तो ये तुम्हारा हो गया डी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये सी और ये डी, रेगुलर ऑर्डर में ये पॉलीगन फॉर्मेशन किया। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू आपको नल वेक्टर, नेट इफेक्ट ऑन बॉडी विल बी 0। अब सुनो सर कैसे? तो अगर मान लो 3 वेक्टर हमारा होता ए बी और ये सी, तो पॉलीगन लॉ से जो रिजल्टेंट निकालते थे इसके टेल से इसके हेड को मिलाते थे ना, तो उसका डायरेक्शन तो आपका ये ना है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है उसी के इक्वल मैग्नीट्यूड में डी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, जो कि इसके इफेक्ट को ये क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझे? हो गया। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट का तो मैंने आपको नोट करा दिया था। चलिए अब लिखिए लेमीज थ्योरम, हेडिंग, इसको नोट कर लिए। समझ में आया कैसे रिजल्टेंट 0 होता है? चलो क्या हुआ? लेमीज थ्योरम, लिखा जाए। इट स्टेट्स दैट पहले नोट किया रे सब, नोट करने दो, जल्दी नोट करो, अब इतना स्लो नहीं करना है। हो गया, लिखो। इट स्टेट्स दैट कॉमा इफ, इट स्टेट्स दैट कॉमा इफ 3 फोर्सेज, लेमीज थ्योरम फोर्स के लिए ही अप्लीकेबल, ठीक है ना। इफ थ्री फोर्सेज acting at a point are in equilibrium, यानी जिस बिंदु पे लग रहा है अगर वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, are in equilibrium, then each force, S लगा देना, then each force में S है ना, then each force is proportional to the, then each force proportional to the sine of the angle between the other two forces, sine of the angle between the other two forces, S लगा देना। समझ में आया कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पॉइंट पे अगर आपका 3 फोर्स लग रहा है और तीनों फोर्स आपस में इक्विलिब्रियम है, यानी किसी 2 का रिजल्टेंट एक कैंसिल आउट कर देता है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है आपका कि एक फोर्स के जो सामने वाला जो आपका एंगल है उसका साइन जो है वो रेशियो आपस में आपका तीनों का क्या होगा? इक्वल होगा। समझ गए? और क्यों ये इक्विलिब्रियम में होता है, क्यों रिजल्टेंट 0 करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब आपको तीनों वेक्टर गिवन रहेंगे और तीनों को जब आप ग्राफिकली मेथड से पॉलीगन लॉ ही लगाएंगे तो आपको एक रेगुलर ट्रायंगल लेके देता है। और रेगुलर ट्रायंगल जब आपको मिलता है तो ये आप पाते हैं कि जो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसको F3 कैंसिल करता है, या जो F3 और F1 का जो रिजल्टेंट है उसको F2 कैंसिल करता है, और जो F2 और F3 का रिजल्टेंट है उसको F1 कैंसिल आउट करता है। दैट्स वाई these 3 फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? कोई दिक्कत?
अब मान लीजिए कि जब 3 फ्रेंड मार्केट गए, है ना, अब तीनों के पास मान लीजिए आपका क्या कि तीनों मिलके गए परचेजिंग करने के लिए। अब तीनों परचेज के तीनों के जेब में था जरूर अलग अलग अमाउंट, लेकिन सब ने इक्वली मान लो कि इक्वली चीज़ों को परचेज किया, सब ने एक एक टी शर्ट लिया, एक एक जीन्स लिया। तो जब घर आओगे तो पूछने के बाद पता चलता है कि अमाउंट था या ना था, लेकिन तीनों ने सेम चीज़ को परचेज किया। तो क्या हो गया कि तीनों का जो वैल्यूज़ था उसको ऐड करके और वो तीनों अपना जो ड्रेस बनाए परचेज करना था उसके इक्विवेलेंट यानी उसके इक्वल वैल्यू का उसके पास पैसा था, तो उन्होंने परचेज। या मान लेते हैं कि किसी बॉडी को धक्का देने के लिए 2 लोग मान लीजिए कि टुवार्ड द लेफ्ट धक्का दे रहा है, एक आदमी टुवार्ड राइट धक्का दे रहा है, तो ये दोनों का तो कैंसिल आउट टुवार्ड राइट वाला कर दे रहा है ना। अब बॉडी में किधर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी वो इक्विलिब्रियम में है। लिखा जाए कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला लिखना है देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो लीनियर मोशन, देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, there is no linear motion of the object, that is the resultant force on the object is 0, that is the resultant force on the object is 0, there is no linear motion of the object, लिखे हो ना, there is no linear motion of the object, that is the resultant force on the object is 0, that is the resultant force on the object is 0। समझ गए? यानी किसी बॉडी पे हमने 2 और मोर देन 2 फोर्स लगाया और बॉडी मेरा कोई भी उसमें लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर हमने 2 फोर्स लगाया तो ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग के दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अगर हमने 3 लगाया तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि 2 का कोई एक कैंसिल कर रहा है या तीनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसका हमने आपको क्वेश्चंस भी कल कराया ही था, आपको बताए थे ना। लिखो अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो रोटेशनल मोशन। अब सुनो, बॉडी पे फोर्स लगने के बाद सिर्फ लीनियर मोशन ही नहीं होता है, रोटेशनल भी होता है। रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं? जब बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है और सन के ऑर्बिटिकल पाथ पे भी कर रहा है, तो अर्थ सर्कुलर मोशन में भी है और रोटेशनल मोशन में भी है। सर्कुलर मोशन बोलते हैं कि जैसे ये मोबाइल, अभी हम इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये किस चीज़ में है? सर्कुलर मोशन में। अब मोबाइल ऐसे अगर घूम रहा है तो ये क्या है? रोटेशनल। तो अर्थ तो ऐसे घूमते हुए ना, है ना, दिन रात भी हो रहा है और मौसम भी बदल रहे हैं, है ना, गर्मी वर्षा ठंडा सब आ रहा है। तो गर्मी वर्षा ठंडा जो ये है ना, ये सन के सर्कुलर पाथ पे, ऑर्बिटिकल पाथ पे घूमने के कारण हो रहा है, ऑर्बिट में घूमने के कारण हो रहा है। और दिन जो रात है वो अपने एक्सिस पे रोटेट होने के कारण हो रहा है। समझ गए? जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो आपको हम केपलर्स लॉ पढ़ाएंगे और आप तब आराम से मान लीजिए किसी भी साल का आप कैलेंडर को ड्रॉ कर सकते हैं और आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस दिन बारिश होने की चांसेज है, किस दिन ज़्यादा गर्मी होगा, कब पूर्णिमा होगा, कब अमावस्या होगा, कब द्वादशी होगा, कब त्रयोदशी होगा। तो ढंग से फिजिक्स पढ़ने के बाद आप साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, आप एक अच्छे पंचांग लेखक भी बन सकते हैं, दार्शनिक बन सकते हैं, ज्योतिष बन सकते हैं और बाबा बन सकते हैं, और आप लोगों को दुनिया के कष्टों से बाहर भी ला सकते हैं, है ना। टोटल अब सुनो रे, तो मैं बता रहा था कि रोटेशनल मोशन, तो यानी कोई भी बॉडी अगर अपने एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता है तो हम उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो किसी भी बॉडी पे 2 और मोर देन 2 फोर्स लगने के बाद अगर बॉडी अपने एक्सिस के भी अबाउट में कोई मोशन नहीं हो रहा है, देन बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो लिखा जाए देयर इज नो रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, there is no rotational motion of the
ऑब्जेक्ट दैट इज आई डॉट ई, दैट इज को रिप्रेजेंट करते हैं ना आई डॉट ई से, यानी अतः। ई दैट इज का मतलब हिंदी में होता है अतः, ठीक है, तो लिखा जाए दैट इज द टॉर्क, हाँ टॉर्क, द टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, द टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब सर ये टॉर्क क्या है ना, टॉर्क क्या है, तो जरा इसको समझिए। आ जाते प्यारे बच्चों, ऑन स्टॉपर को उठाओ, रुको, यहीं रुकना। अब देखो, अभी तो इसमें डोर क्लोजर लगाए हुए हैं तब ना, अरे यहाँ डोर क्लोजर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। अगर डोर क्लोजर नहीं लगा हुआ रहता तो ये तो मेरा मान लो कि डोर जो है वो इस पोजीशन में होता है, और हम इसको भी ऐसे कितना भी फोर्स लगा देंगे ये क्लोज होगा, नहीं होगा। लेकिन ये जब अभी क्या नाम है तुम्हारा, साहिल, साहिल जब इसको होल्ड करके और इस डायरेक्शन में जब इसको ले जाएगा तब ये डोर क्लोज होगा, और जब इसको मान लो पुश करेगा तब ये ओपन होगा, है ना, पुल करेगा तो लगेगा। तो आप देखिए कि आपका जो डोर है इसका फिक्स्ड एक्सिस एक एंड पे कारपेंटर ने फिक्स कर रखा है ना, अरे हाँ या ना, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। तो व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन अ बॉडी, व्हेन वी अप्लाई 2 और मोर देन 2 फोर्स ऑन अ बॉडी, देयर इज मे बी लीनियर मोशन। तो पहला कंडीशन था कि नो लीनियर मोशन, यहाँ पे कह रहा है नो रोटेशनल मोशन। अगर रोटेशनल मोशन नहीं होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। सर ये टॉर्क क्या है, तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू आर्म लेंथ। आप अभी इस पे जो फोर्स लगा रहे हो, अभी कभी आपने कल्पना किया कि ये जो हैंडल है ये यहाँ पे क्यों है? अगर हम इसको शिफ्ट कर दें यहाँ इस एंड पे, तो क्या ये डोर को क्लोज करना और ओपन करना टफ होगा या नहीं? कितने दिक्कत होंगे, बहुत बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी जब हम यहाँ पे लगाए हुए हैं तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। इससे भी अगर कम फोर्स हम तब लगा सकते हैं कि जब इसका और ब्रेथ को बढ़ा दें और इसके एंड में हम लोग यहाँ पे हैंडल लगा दें, तो और इजीली इसको हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फोर्स जो आप इस पे लगाए आप हैंड के द्वारा इन द टर्म्स ऑफ पुल्स और पुल, तो आपका फोर्स हो गया। आर्म लेंथ हम इसको बोलते हैं, इसका जो ब्रेथ है ना इस डोर का, इसको आर्म लेंथ बोलते हैं। तो फोर्स इनटू आर्म लेंथ हमको देता है टॉर्क लेके, और टॉर्क है आपका कि जब कोई बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगने के बाद बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट करने लगता है, देन वी कैन से कि टॉर्क इज प्रोड्यूस, एंड टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म लेंथ, फोर्स इनटू आर्म लेंथ। तो अब आर्म लेंथ को आपको छोटा अगर जैसे करते जाओगे और उतना ही टॉर्क अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो फोर्स का वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना। अभी मान लो कि तुम छोटा सा फोर्स लगाया तो फोर्स इनटू आर्म लेंथ टॉर्क को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या किए कि आर्म लेंथ को धीरे धीरे कम करने लगे, तो फोर्स का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा ना। इसीलिए जैसे जैसे हैंडल को हम उस साइड शिफ्ट करते जाएंगे हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा इस डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को जब मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ स्टॉपर लगा दे यहाँ पे, अभी मैं आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैं जब बता रहा हूँ तो ये मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे 2 और मोर देन 2 फोर्स लगने के बाद बॉडी में कोई रोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि वहाँ पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, अगर रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बॉडी जब अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है तो हम उसको टॉर्क प्रोड्यूस बोलते हैं। जैसे विंडो को ओपन करना, इसमें भी तो टॉर्क प्रोड्यूस, अपने आप वो ओपन होगा नहीं होगा। उसमें भी देखो हैंडल को एंड में लगाया गया है, कभी हैंडल टूट जाता है तो कितना डिफिकल्ट होता है उसको ओपन करने में, और बहुत बड़ा फोर्स हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू आर्म लेंथ, और इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर होता है, ठीक ना। चलो लिखो अब थर्ड पॉइंट, देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, there is minimum potential energy of the object, there is minimum potential energy of the object, there is minimum potential energy of the object for stable equilibrium, for stable equilibrium, for stable equilibrium। चलो, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जरा इसको समझना है। प्यारे बच्चों, अभी मैं मोबाइल को यहाँ पे हाथ में रखा हुआ हूँ,
देख रहे हो ना, मेरे हाथ में तलहटी पे ये फ़ोन अभी मेरे पास है, अभी इसमें कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है, इसमें कोई लीनियर मोशन हो रहा है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सर कैसे? तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कहते किसको हैं हम लोग, जानते हो कभी? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है? क्लास 9th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना था, क्लास 10th में भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना था, क्लास 9th में मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना था, क्लास 10th में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना, सब पढ़ाए हैं। चलो अब ध्यान देना है यहाँ पे। तो अरे सुनो, ध्यान दो, कुछ नहीं पढ़ के आए हो सब। हमारे नेचर में फोर्स दो टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को ऐसे समझना है कि जब हम किसी बॉडी को कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम कुछ वर्क डन करते हैं तो बॉडी वंस अगेन अपने इनिशियल पोजीशन पे जा सकता है। लेकिन जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं तो बॉडी में ये चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करें। सर एग्जांपल, स्प्रिंग को उसके इलास्टिक लिमिट के अकॉर्डिंग, रबर या स्प्रिंग, उसको जब आप प्रेस करोगे स्प्रिंग को, जब तक आप प्रेस करके रखोगे तब तक तो वो उस पोजीशन में रहेगा। जब भी आप अपने फिंगर को रिमूव करेंगे वंस अगेन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करेगा। अरे हाँ या ना? स्प्रिंग को खींच के आप रखेंगे, एलोंगेट करके रखेंगे, जब तक आप इसको इस पोजीशन में रखेंगे स्प्रिंग रहेगा। जब भी आपने फिंगर को छोड़ा वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन किया। रबर को जो हेयर बैंड वगैरह में यूज़ करते हैं रबर, या फिर पैसा वैसा बांधने या किसी चीज़ को बांधने में यूज़ करते हैं रबर, वो रबर को आप देखेंगे कि जब तक आप उसको एलोंगेट करके रखे हुए एलोंगेट है, जब भी आप अपने फिंगर को लूज किया अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन किया। हाँ या ना? जब हम किसी बॉडी को h हाइट पे, ग्राउंड से h हाइट पे हैंड से होल्ड करके, इतना अंग्रेजी सब लोग समझ रहे हो ना? बहुत ज़्यादा तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, इतना समझते हो ना? तो जब मान लो किसी बॉडी को, ध्यान नहीं, पता नहीं अब तुम लोग अंग्रेजियों नहीं समझेगा तो पहले ग्रामर पर आएंगे, है ना? चल अब यहाँ ध्यान दे। तो जब किसी बॉडी को हम लोग हैंड से होल्ड करके ग्राउंड से h हाइट पे जब रखे होते हैं, तो जब तक आप इसको हैंड से होल्ड करके रखे हुए हैं तब तक बॉडी आपका इस पोजीशन में है। जब भी आप अपना हैंड को बॉडी पर से रिमूव किए, बॉडी वंस अगेन जाके ग्राउंड को हिट करता है, टकराता है, कोलिजन करता है। ठीक है, वंस अगेन आओ फिर से दो मैग्नेट के बीच में लेट दैट अट्रैक्शन फोर्स, से मैग्नेट के बीच में रिपल्सन फोर्स भी लगते हैं, तो उनके लाइक पोल के बीच में रिपल्सन लगते हैं, अनलाइक पोल के बीच में अट्रैक्शन लगते हैं। तो अगर मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और मैग्नेट का एक साउथ पोल डेफिनेटली एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हम अपने हैंड के द्वारा उस पर फोर्स देके उसको सेपरेट कर दिए हैं, कुछ सेपरेशन पे रखे हुए हैं। वो सेपरेट कब तक रहेगा? जब तक उसको आप हैंड से होल्ड करके रखे हो। दोनों में से किसी एक हैंड को आपने लूज किया, वो वंस अगेन एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण वो एक दूसरे के पास में चले जाएंगे। लेकिन क्या प्यारे बच्चों, ये बताओ कि अगर मैं किसी बॉडी को यहाँ पे स्लाइड करा के या रोलिंग मोशन करा के लुढ़का के मैं अगर यहाँ तक ले आऊँ और मैं छोड़ दूँ, तो क्या ये बॉडी फिर से वंस अगेन ये वहाँ जा सकता है? है पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। वाटर बोतल वह वाटर फिल्ड ग्लास में अगर मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉल को हम ड्रॉप कर देते हैं, सुन रहे हो, स्फेरिकल बॉल को h हाइट से हमने उसमें, या मान लो ग्लास का जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल पे हमने स्फेरिकल बॉल को रख के हमने उसको ड्रॉप कर दिया, तो वो डेफिनेटली हमारा कि वो वाटर के बॉटम, ग्लास के बॉटम वाले सरफेस पे जाके रुकेगा, रेस्ट में आएगा। क्या वो स्फीयर बाय सेल्फ वो फिर से वाटर लेवल पे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो अब आओ मैं क्लासिफाइड करता हूँ। स्प्रिंग और रबर में होते हैं इलास्टिक फोर्स। स्प्रिंग और रबर में क्या होते हैं? इलास्टिक फोर्स। मैं बता दूं कि इलास्टिक फोर्स के कारण ही बॉडी वो अपना ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करते हैं, और उसमें नेचर, उसके नेचर को इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके नेचर को क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी को ही हम लोग खींच सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, अब बॉडी वंस अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन को अचीव कर लेगा। लेकिन जो बॉडी आपका इलास्टिक नहीं है, नॉन इलास्टिक बॉडी, जैसे मिट्टी का ढेला है ना, जो सूखी हुई मिट्टी का जो छोटा सा टुकड़ा है, उसको अगर एक बार दीवार में अगर आप फेंक दो, वो टकरा के डस्ट या छोटे छोटे पार्ट से टूट के अलग अलग हो जाएंगे, फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें बैट्समैन बॉल को हिट करता है, वो बॉल आपका एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप में नहीं होता है, प्रेस हो जाता है। फुटबॉलर जब फुटबॉल को पंच करता है तो वो प्रेस हो जाता है।
या गुब्बारा ही आप देखो ना, गुब्बारा में अगर आप एयर को फिल्ड कर दो और आप हाथ से प्रेस करते हो तो प्रेस तो होता है, लेकिन जब भी आप हाथ को हटाते हो, आप अपने फिंगर को हटाते हो, वंस अगेन वो उसी वॉल्यूम को अचीव करता है, उसी स्ट्रक्चर को अचीव करता है। ये प्रॉपर्टी कहलाता है इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी के कारण ही स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें या स्प्रिंग को हम एलोंगेट करें, रबर को हम एलोंगेट करें, वो वंस अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन को अचीव करता है। तो इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट आपने फिंगर के द्वारा फोर्स लगाया ना, मान लो स्प्रिंग को प्रेस करोगे तो एक इस साइड फिंगर से होल्ड करोगे, दूसरा इस साइड से होल्ड करोगे, उसको प्रेस करोगे, तो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट लगाया, लेकिन जब ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, जब ही आपने फिंगर को रिमूव किया, वो वंस अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन को अचीव किए। तो मैंने क्या बताया कि ओरिजिनल पोजीशन को अचीव करे उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो आपका इलास्टिक फोर्स क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। सुन रहे हो? अरे नहीं बोल रहे हो? तो यानी स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, रबर वाला जो फोर्स है। अब चलो, अभी जो किसी बॉडी को, हर बॉडी ग्राउंड की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, सारे बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब किसी बॉडी को अगर ग्राउंड पे है, तभी मान लो ये डेस्क आपका इस फ्लोर पे है, लेट दैट अर्थक्वेक अचानक आया, ये फ्लोर टूट गया, तो डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा? ग्राउंड पे जाएगा। सब कुछ टूट के कहाँ जाएगा फाइनली? नथिंग वन गो टू आकाश, कोई स्काई में नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा ना, सब का सब कहाँ जाएगा? ग्राउंड पे जाएगा। अब सुनो, अगर मान लो कि कोई बॉल आपका ग्राउंड पे है, ग्राउंड में यहाँ पे कल्पना कर लूँ, अब ग्राउंड से जब उस बॉल को मैं ऊपर ला रहा हूँ, h हाइट पे ला रहा हूँ, तो डेफिनेटली है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, हाँ या ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किए ना, तो जो हमारा वर्क डन यहाँ तक हम किए, तो जब तक आप फिंगर से बॉल को होल्ड करके रखोगे रहेगा, जब भी रिमूव करोगे वो धड़ाम से अपने ग्राउंड पे जाएगा। वन सेकेंड वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को अचीव किया, ओरिजिनल कंडीशन को अचीव किया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ गए? फ्रिक्शन फोर्स, किसी बॉडी को किसी सरफेस पे हम लोग स्लाइड करके या रोल करके लेके गए, दो टाइप के मोशन होते हैं, स्लाइडिंग मोशन और रोलिंग मोशन। स्लाइडिंग मतलब सरकते जाना, और रोलिंग मोशन गोल गोल घूम के जाना, है ना? मान लो कि जो यहाँ पे गेहूं का 50 kg वाला पैकेट आ गया, उसको तुम डायरेक्ट उठा नहीं, लिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो उसको पकड़ के खींच के लाओगे, है ना? लेकिन यहाँ पे कोई मान लो रोलर है, तो उसको क्या करोगे? लुढ़का के लाओगे, तो वो रोलिंग मोशन है, और खींच के जिसको लाया वो सरकते ना आया, तो उसको स्लाइडिंग मोशन कहते हैं। समझ गए? और सब का आपको बताएंगे कि स्लाइडिंग मोशन में सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, रोलिंग मोशन में से सारी बात 9th का है और सब बताना है। सुनो ध्यान से। अब वहाँ पे पढ़ता तो यहाँ की पढ़ाई आसान लगती थी, यहाँ का पढ़ाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। क्यों? वहाँ थोड़ा सा कम दिया गया। तो घबराना नहीं है, हम सब कुछ देंगे, बस तुम लोग अपने सही पॉकेट में उसको रखते जाना। फटे हुए पॉकेट में मत रखना कि इधर से हम दिए और इधर से ये ड्रॉप कर गया, बाहर निकल गया। चलो, तो आपको मैंने एग्जांपल्स दिया कि स्प्रिंग फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, और फ्रिक्शन फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव, और विस्कोस फोर्स। पानी में किसी स्फेरिकल बॉल को डाला और दूसरे तरफ तुम लुब्रिकेंट ऑयल देखे हो, इंजन ऑयल, तो लुब्रिकेंट ऑयल का थोड़ा सा देखोगे कि जो वो ज़्यादा गाढ़ा होता है वाटर के कंपेरिजन, उसमें तुम एक स्फेरिकल बॉल को सेम टाइम तुम डाला, स्टॉप वॉच रखे हुए हो, क्या दोनों सेम टाइम में बॉल सरफेस पे पहुंचेगा? वाटर में पहले जाएगा, लुब्रिकेंट ऑयल में टाइम लगेगा। काहे भाई, दोनों तो लिक्विडे है। तो विस्कोस फोर्स पढ़ाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स या विस्कोसिटी, आर्किमिडीज लॉ पढ़ के आए हो ना, तो वहाँ पे बायनेंसी फोर्स पढ़ाया गया, वहीं पे विस्कोस फोर्स भी तुमको पढ़ाया गया होगा। तो चलो अब यहाँ ध्यान दो। तो विस्कोस फोर्स के कारण, तो जैसे फ्रिक्शन फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव है, विस्कोस फोर्स भी आपका क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। एक बात कभी कल्पना किया होगा कि छत पर से कभी तुम कूदते हो तो एयर का जो ब्लो है तुम्हारे फेस पे लगता है। फिल्म में देखता होगा स्पाइडरमैन ऊपर से कूद रहा है तो उसका हेयर ऊपर की ओर जा रहा है, तब न देखते हैं कि वो नीचे आ रहा है। कोई आदमी अगर मान लो ऐसे करके सीधा लिफ्ट है, मेरा ये हेयर वेयर किधर उड़ नहीं रहा है, तो तुम ये फील कर पाओगे कि हम नीचे आ रहे हैं। तो नीचे ऊपर से कूदा नहीं है, उसको ऐसे करके होल्ड करके नीचे से बड़का फैन तूफान वाला चला दिया है, तो उसका बाल ऊपर की ओर उड़ रहा है, तो सोच रहा है कि ये नीचे आ रहा है, और तुमको फैन नहीं दिखाया जा रहा है,
तुमको सिर्फ ये इसका बाल ऊपर उड़ते हुए दिखाया, तो ये बात है कि डेफिनेटली ये नीचे आ रहा है। सुन रहे हो ना? तो चलो प्यारे बच्चों, आपको विस्कोस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेसिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? एयर रेसिस्टेंस। जब किसी बॉल को आप h हाइट से नीचे ड्रॉप करोगे तो बॉल के वेलोसिटी को अपोज करता है एयर का ब्लो, उसको बोलते हैं एयर रेसिस्टेंस। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अभी आपका मान लीजिए कि जो टुवार्ड साउथ डायरेक्शन में एयर का ब्लो चल रहा है, हवा तेज प्रवाह से चल रही है, और आपको मैं साइकिलिंग करने के लिए ईस्ट डायरेक्शन में बोलूँ, टफ है चलाना, क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हो पेडल पे, साइकिल को जितना स्पीड जाना चाहिए उतना स्पीड नहीं जा रहा है, क्योंकि एयर आपके वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एयर रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एयर रेसिस्टेंस। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर मान लो कि जो अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में ना साइकिलिंग चला के अगर आप वेस्ट में चलाओ, पैडल मारोगे, एक स्पीड एकदम दनादन रहेगा, चलाने में भी मज़ा आता है ना। तो चलो, तो एयर रेसिस्टेंस, विस्कोस फोर्स और फ्रिक्शन, ये नॉन कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव में मैंने किसको किसको बताया? कंजर्वेटिव मैंने बताया आपको, इलास्टिक फोर्स को कंजर्वेटिव बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव बताया, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कंजर्वेटिव बताया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंजर्वेटिव बताया और क्लासिफाइड। अब चलो प्यारे बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो आप वर्क डन करते हैं ना, दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा इसको समझ लो, ये सब डिस्कशन बीच बीच में आते जाएगा, तो इसका रिवीजन भी हम तुमको कराते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी अभी ग्राउंड के, सुनो ध्यान दो बातचीत में, अभी मान लो कोई बॉडी आपका यहाँ पे ग्राउंड के सरफेस पे है। एक बात तुम लोग जानते हो, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? क्या? हाँ, तो मास स्केलर है, वेट वेक्टर है। व्हाट द डिफरेंस? ये तो हम समझ रहे हैं कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। हाउ? एग्जाम्पल? अच्छा, और थोड़ा इसको और डिफाइन करो। एक हद तक सही है, सही ही बोल रहे हो, और कुछ डिफाइन करो। नहीं, चलो ध्यान दो आपका, अब सुनो आपका, एक तुम सीधा समझना, मास एक कॉज है, वेट इफेक्ट है। मास कॉज है और वेट इफेक्ट है। इफेक्ट बदल सकता है, कॉज कभी बदलेगा नहीं, हाँ या ना? अब सुनो, मास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंस इन अ बॉडी इज नोन बाय मास। तो किसी बॉडी का जो मास अगर हम m मान लिए, m kg, SI यूनिट मास का kg में है, अगर m kg मान लिए, तो मेरे गांव में भी m kg होगा, तुम्हारे गांव में भी m kg होगा, और मून पे भी m kg होगा। लेकिन वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स which acts on a body toward the earth always in vertical direction. Weight is a type of force which acts on a body toward the earth always in vertical direction. ऐसे भी कह सकते हैं कि weight is a type of force which acts toward the earth always in vertical direction. या weight is a gravitational force acted by the earth on the body toward the earth. डायरेक्शन आपका किस डायरेक्शन में? अर्थ की ओर। तो अब चलो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे ना फोर्स लगता है। तो मान लो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे है, तो मैंने क्या बताया? वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी टुवार्ड द अर्थ ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो टुवार्ड द अर्थ, अर्थ तो इधर ही ना है, और वर्टिकल डायरेक्शन यानी वह लाइन जो लाइन अर्थ पे परपेंडिकुलर बनाए, हाँ या ना? और वेट का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेट का जो वैल्यू होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। किसी बॉडी का मास 10 kg हो सकता है, लेकिन किसी बॉडी का वेट 10 × 9.8, इसको हम लोग बोलते हैं 9.8 मास का किलोग्राम, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तुमको पढ़ाए हैं ना? 9.8 न्यूटन। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, तो जो फोर्स का यूनिट होगा वही वेट का होगा। अरे हाँ या ना? तो अब चलो प्यारे बच्चों, तो ये आपका वेट, आपका करंट डाउनवर्ड। अब चलो फिर से आ जाओ। अब इसी बॉडी को तुम ऐसे होल्ड करके, ये सब मैंने पढ़ाया है, बताया भी है, किसी बॉडी को सर मैं ऐसे अगर होल्ड करके रखूँ और ये आपका ग्राउंड है, तो यहाँ पे आप वेट का लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो प्यारे बच्चों, इसका भी तो सेंटर ऑफ मास होगा ना। तो सेंटर ऑफ मास मैंने निकालना तो आपको बताया है कि कोई रेगुलर शेप का बॉडी रहेगा। अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप है तो डायगोनल का इंटरसेक्शन,
अगर स्क्वायर में है तो डायगोनल का इंटरसेक्शन, सर्कुलर फॉर्म में है तो सेंटर। अब बाकी अगर इरेगुलर शेप का है तो उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग फाउंड करेंगे, निकालेंगे। चलो, तो यहाँ ध्यान देना है, अगर ये सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे, तो यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड, ना कि यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ गए? समझ गए मेरी बातों को? अगर ये इस तरह से, अगर मान लीजिए इतना इंक्लाइनेशन में अगर ये रखा हुआ है, तो इसका जो वेट आपका होगा ये यहाँ से आपका mg होगा। तो अब चलो प्यारे बच्चों की कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड पे है तो क्या ये अपने आप ग्राउंड से h हाइट पे आता है? अपने आप आएगा? नहीं आएगा। आपको इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। और वेट के बारे में मैं और डिफाइन आपको कर दूं थोड़ा सा और। तो वेट जो आपका बॉडी का है वो वेरिएबल है। अर्थ के सरफेस पे बॉडी का जितना वेट होगा, मून पे आपका उतना वेट बॉडी का नहीं होगा, क्योंकि मून पे g का वैल्यू बदल जाता है, 1/6 हो जाता है। g का वैल्यू ग्राउंड पे 9.8 है, आप मून पे जाएंगे तो 9.8/6 है, यानी g/6। तो किसी बॉडी का बात करें, अगर 1 न्यूटन अगर यहाँ पे वेट है तो मून पे 1/6 न्यूटन है। चलो प्यारे बच्चों, अगर अर्थ के सरफेस पे अगर मान लो लेट दैट मैं जंप किया, और मैं जंप किया अगर 1 फीट, मून पे जंप करूँगा 6 फीट। समझ गए? क्योंकि वहाँ पे आपका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। वहाँ पे आप जैसे यहाँ अर्थ पे आपको चलने की आदत है, वैसे आप वहाँ नहीं चलोगे। वहाँ पे ऐसे है ना, लगेगा कि एकदम हवा में है। इस तरह से आपको वहाँ पे चलना पड़ेगा। समझ गए? तो चलिए अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी को हम लोग यहाँ पे अर्थ पे अगर फेंकते हैं 10 मीटर, वहाँ फेंक सकते हैं 60 मीटर। उसको ग्राउंड पे आने में बॉडी जब हम लोग अर्थ के सरफेस पे जितना देर में फेंकते हैं, तो आपको ग्राउंड पे आने में जितना टाइम लगेगा उसका वहाँ पे 6 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यानी यहाँ पे, लेकिन मास जितना आपका ग्राउंड पे है, अर्थ पे है, उतना ही मास आपका मून पे होगा। समझ गए? चलिए अब आइए, तो वेट का मैंने यूनिट भी न्यूटन बता दिया, मास सब नोट करा देंगे। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ नोट भी करा देंगे। ऐसे कितना चीज़ को नोट करोगे? सुनो, बोलते तो जाहिर है ना, सुनते जाना है, सीखते जाना है, भूलोगे फिर बताएंगे, याद होते चला जाएगा। चलो अब हमारा कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, ये अपने आप h हाइट पे नहीं जाएगा। तो क्या करना होगा? हम इस पे लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स बाय द हेल्प ऑफ हैंड, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, चाहे हाथ के द्वारा या कोई एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। मान लो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा इसका वेट है, बहुत ज़्यादा इसका मास है, तो क्रेन से लिफ्ट करते हैं, जेसीबी से उठाते हैं। हल्का है तो हाथ से ही उठा सकते हैं। तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप इसको यहाँ पे ले आए, है ना। तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बॉडी अपना पोजीशन चेंज किया, तो वर्क डन हुआ ना। तो W = F/S पढ़े हो ना। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कम से कम mg के इक्वल लगाना होगा, नहीं तो उससे बड़ा लगाना होगा। mg से छोटा लगाओगे तो उठेगा ही नहीं, mg के इक्वल या उससे बड़ा लगाना होगा। तो जो मेरा यहाँ पे वर्क डन आएगा वो आपका फोर्स, तो mg और डिस्प्लेसमेंट कितना h, mgh। अब चलो प्यारे बच्चों, जब तक इसको हम लोग हैंड से होल्ड करके रखते हैं तब तक तो ये इस पोजीशन पे रहता है, लेकिन जब ही हाथ को हम लोग रिमूव करते हैं, हैंड को रिमूव करेंगे, ये धड़ाम से आके अर्थ पे गिरेगा। तो जब ग्राउंड से यहाँ तक ले जाने के लिए हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए काहे ना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है। और यहाँ से यहाँ तो हम लोग बॉडी में बिना कोई एक्सेलरेशन चेंज किए इसको सपोर्ट में ही दे के ले गए, क्योंकि इस पे कंटिन्यू आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा है। अब चलो प्यारे बच्चों, आपके द्वारा जो वर्क डन किया गया ना mgh, आपके द्वारा जो वर्क डन किया गया ना mgh, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है। When we applied external force, या when we do work done against the conservative force, या when we applied external force against the conservative force, then the total work done by the external force stored in the body in the form of potential energy, in the form of, तभी जो बॉडी में स्टोर हुआ इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करके लाए हैं। स्प्रिंग को जब तुम प्रेस कर दिया, तब प्रेस किया तो तुम फोर्स लगाया, लेकिन जब तुम उसको छोड़ते हो तो अपने आप आ जाता है, उस पर तो फिर कोई फोर्स नहीं लगाते हो उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। तो आप यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क डन किया है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जब उसको आप कंप्रेस भी किए तब भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, और जब एलोंगेट किए तब भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। और उसी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने के कारण
वो वंस अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करता है। जब कंप्रेस किए हुए हैं तभी ओरिजिनल, जब एलोंगेट किए हुए हैं तभी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करता है, अचीव करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग नोन बाय स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, नोन बाय स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो स्टैटिक चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ते हैं। और सर वहाँ पे आपको बताए होंगे कि लाइक चार्ज वाले जो बॉडी हैं वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज वाले जो बॉडी हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लेट दैट प्यारे बच्चों, दिस रेड मार्कर्स अचीव नेगेटिव चार्ज एंड दिस ब्लैक मार्कर अचीव पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेटली कि द फोर्स बिटवीन द रेड मार्कर एंड ब्लैक मार्कर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, लेकिन अट्रैक्टिव है। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के दोनों को सेपरेट कर दिया। जब तक हैंड से होल्ड करके रखे रहेंगे ये सेपरेट रहेगा, जब ही हैंड को छोड़ेंगे फिर से अट्रैक्ट कर लेगा। तो अभी जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है। समझ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोले कि जब हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जब एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क डन करते हैं तो देन द टोटल वर्क डन stored in the body in the form of potential energy when we remove an external force from the body, then that potential energy converted into kinetic energy, because we know that according to energy conservation theorem energy neither can be created nor can be destroyed. It means कि जब बॉडी को आप यहाँ देखो कि जब तक होल्ड करके रखे हुए तो रेस्ट में ना है, रेस्ट में ना है, और जब इसको छोड़िएगा तो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये कुछ वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। जब इसको आप छोड़िएगा तो ग्राउंड को हिट करने से पहले ये वेलोसिटी में ना होता है, जबकि यहाँ पे रेस्ट में न था। तो जब रेस्ट में था तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, और ग्राउंड को जब ये हिट करने से बिफोर आपका इसमें वही पोटेंशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया बात मैं क्या बता रहा हूँ? तो यहाँ पे आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको कहा जा रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अगर कोई बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? तो ग्राउंड से तुम इसको एच हाइट पे तो रखे हुए हो, ये तो है इक्विलिब्रियम में, लेकिन जब ही तुम हाथ को हटाया तो ये जाके ग्राउंड से टकराएगा ना। ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन अनस्टेबल में है, लेकिन इसको अगर ग्राउंडे पे रख देंगे तो क्या हटाओगे जो फिर से वो जाएगा? कहीं कहीं नहीं जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में था लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो चलो, तो यही बात मेरे को नोट कराना था जो मैं तुम लोगों को नोट करा दिया। अब लिखिए इक्विलिब्रियंट वेक्टर। समझ में आया? जो समझाया इतना बात समझ में आया रे कि सब बात निकल गया खिड़की से बाहर। इक्विलिब्रियंट वेक्टर लिखो, अब दोबारा नहीं बोलेंगे। लिखो, लिख लिए इक्विलिब्रियंट वेक्टर, लिख लिए ना? लिखो अ सिंगल वेक्टर, डिफिनीशन इसका इक्विलिब्रियंट वेक्टर का हम लोग को डिफिनीशन लिखना है। आपको बता ही चुके हैं कि इक्विलिब्रियंट वेक्टर कहते हैं किसको है। अ सिंगल वेक्टर विच बैलेंसेज, अ सिंगल वेक्टर which balances two or more than two vectors acting on a body at the same time, at the same time is called a equilibriant vector, is called a single vector which balance two or more than two vectors acting on a body at the same time is called a equilibriant vector। अब जैसे मान लो कोई यहाँ पे डोर को मान लो कि इधर से हम प्रेस किए हुए हैं, धक्का दिए को ओपन नहीं करना, उधर से 5 स्टूडेंट उधर से धक्का लगा रहे हैं, ओपन करना है। अगर ये डोर ओपन नहीं हो रहा है तो मैं उस पांचों का इक्विलिब्रियंट वेक्टर हूँ। या इधर से 5 लोग प्रेस कर रहे हैं, उधर से 2 लोग प्रेस कर रहे हैं, गेट अगर बंद है, नहीं ओपन हो रहा, ये पांचों का वो 2 इक्विलिब्रियंट वेक्टर है। समझ गए? लेकिन एक सिंगल इक्विलिब्रियंट वेक्टर किसको कहेंगे? जब किसी बॉडी पे 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स लगता है और उसको कोई एक सिंगल वेक्टर सेम टाइम में
इंटरवल नहीं चाहिए, एक लगा आज कल आके बैलेंस करेंगे। इंस्टेंटली किसी बॉडी पे 2 और मोर देन 2 आपने फोर्स लगाया और सेम टाइम एक हमने अदर फोर्स को लगाया जो बाकी के बैलेंस में है, बाकी के इफेक्ट को अगर कैंसिल आउट कर दे, देन द सिंगल वेक्टर्स नोन बाय इक्विवेलेंट वेक्टर ऑफ अदर 2 और मोर देन 2। समझ गए? चलिए अब रे प्यारे बच्चों एक बात को तुम लोग को बताना है कि मैंने आपको फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में तो मैंने बता दिया था और वो आप लोग नोट भी किए थे। फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने बताया था कि वेक्टर्स ओबे एसोसिएटिव लॉ एंड वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। हाउ, मैंने ग्राफिकली बताया था ना, बता चुका है। तो चलो अब लिखो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हेडिंग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। चलो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, अभी तक हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े a प्लस बी, अब हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर a माइनस बी या b माइनस ए। चलो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात को थोड़ा लॉजिकली समझना है। a माइनस बी को देखो तो a माइनस बी को हम लोग a प्लस माइनस भी लिख सकते हैं या और b माइनस ए को b प्लस माइनस ए, हाँ या ना। थोड़ा ग्राफिकली इसको समझना है, फिर इसको एनालिटिकली हम लोग या मैथमेटिकली इसका कैलकुलेशन करेंगे। अगर मान लीजिए आपको 2 वेक्टर्स, ध्यान दो बात इतना है, आपको 2 वेक्टर्स a और b आपको गिवन है। यहाँ ट्रायंगल लॉ से आपने वेक्टर एडिशन किया है ना। तो ट्रायंगल लॉ से आपने वेक्टर एडिशन किया तो उसमें आपने क्या किया कि पहले वेक्टर ए को आपने ड्रॉ किया, हाँ या ना। वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ के आपने वेक्टर बी को ड्रॉ करा, हाँ या ना। और बाद में वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी के हेड को आपने मैच कर दिया, इसको मिला दिया, तो ये आपको लेके दिया है रिजल्टेंट वेक्टर और ये आपका a प्लस बी के इक्वल है। अब हमको निकालना है a माइनस बी, ये आपका है a प्लस बी, सुन रहे हो। अब चलो यहाँ ध्यान देना है कि अब आपको निकालना है a माइनस बी। a माइनस बी में मैं देख रहा हूँ कि आपको a प्लस माइनस बी करना है। a प्लस यानी आपको जो गिवन b वेक्टर है उसका आपको नेगेटिव ड्रॉ करना होगा। तो 1 मिनट आ जाओ ज़रा यहाँ कि अगर मान लो a वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, एक दिस इज a वेक्टर, इसका हम तुमको बोलेंगे माइनस a वेक्टर ड्रॉ करो, तो क्या करोगे? इसके इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर देंगे ना, माइनस a होगा। अगर इधर आपका मान लीजिए बात करते हैं कि b वेक्टर है और इसका हम आपको बोलेंगे निगेटिव ड्रॉ कीजिए, तो क्या करेंगे? इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप इक्वल मैग्नीट्यूड। तो चलो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम a माइनस बी निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ए के हेड पे ही, चूँकि ए के हेड पे जब ट्रायंगल लॉ से निकालेंगे तो ए के हेड से ही आपको ड्रॉ करना होगा। ए के हेड से इधर आपका प्लस बी है, आप यहाँ डायरेक्ट स्केल रखेंगे इसके इक्वल मैग्नीट्यूड का। क्या हम यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी को ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ या ना? अब देखो तो अब माइनस बी को मन ही मन तो सी वेक्टर ले लेना। एक हम सी वेक्टर जो बी के निगेटिव वेक्टर है, लेट अ सी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो सी वेक्टर अगर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर यानी माइनस बी वेक्टर के इक्वल है। अब ये आपका यहाँ वेक्टर एडिशन से आप इसके जब हेड को आप मिलाओगे तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे? a प्लस सी, और सी इक्वल टू क्या है? माइनस बी। और देखिए बाद में आपका ये क्या आ जाएगा, समझ में आया? समझ में आया? एक बार और समझो। अगर मान लो यहाँ से तुम्हारा p वेक्टर है, क्वेश्चंस यहाँ पे मैं देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका ये p वेक्टर, ध्यान देना है, ये p वेक्टर है और यहाँ से आपको मिल गया ये आपका एक q वेक्टर और आपको p माइनस q निकालना है। क्या निकालना है? p माइनस q। तो सबसे पहले क्या करते हो आप? p वेक्टर को ड्रॉ करते हो, बताया हूँ ना। अब चलो q वेक्टर को ड्रॉ करना है तो मैंने बता ही रखा है कि आपका इच्छा करे तो यहाँ पे p के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, आप इस एंगल को निकाल लीजिए या इधर आप करके इधर से एंगल निकाल लीजिए।
जो एंगल को आप निकालेंगे इसके हेड पे वो एंगल बना के मान लो कि आपने यहाँ पे क्यू वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। सुन रहे हो प्यारे बच्चों, क्यू वेक्टर को आपने ड्रॉ कर दिया। तो अब इसको इससे आप मिलाओगे तो P प्लस क्यू मिलेगा आपको, लेकिन P प्लस माइनस क्यू करना है। क्या करना है? P प्लस माइनस क्यू, P प्लस माइनस क्यू आपको निकालना है, हाँ या ना? तो कुछ नहीं करना है, आपका Q के इक्वल मैग्नीट्यूड और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने यहाँ पे जो ड्रॉ किया ये Q का निगेटिव वेक्टर है। Q का क्या है ये? अब जो आपका P के टेल से Q के हेड को मिलाएंगे, P के टेल से Q का हेड को मिलाएंगे तो ये मेरा देगा P प्लस माइनस क्यू। समझ में आया ट्रायंगल लॉ वाला? अब चलो पैरेललोग्राम लॉ भी समझा देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में पहले मैं a प्लस बी का बताता हूँ। तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं कि पहले a वेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर a वेक्टर के टेल से b वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, हाँ या ना? तो अब इसको जब आपने ड्रॉ कर लिया तो अब यहाँ से आप b के पैरेलल और यहाँ से a के इक्वल और पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो आपको a प्लस बी उसका डायगोनल देगा। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे भी आपको माइनस बी ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? नहीं बोल रहे हो रे, माइनस बी ड्रॉ करेंगे ना। तो चलो माइनस बी जब ड्रॉ करेंगे तब माइनस बी के हेड से ए के पैरेलल, माइनस बी के हेड से और ए के हेड से माइनस बी के पैरेलल, सुन रहे हो? तो चलो यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए ये मिला तो ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये माइनस बी के पैरेलल और इक्वल है ना, माइनस बी के पैरेलल इक्वल और ये आपका ए के पैरेलल और इक्वल। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि आपका ये डायगोनल जो होगा ना ये आपको देगा a प्लस माइनस बी जो कि इक्वल होगा a माइनस बी। समझ में आया? नहीं बोल रहे हो? समझ में आया? p प्लस क्यू वाला भी मैं बता दूं तुमको? अरे नहीं बोल रहे हो? p प्लस क्यू वाला भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मान लो कि तुम्हारा ये p, ध्यान देना है, सुनो यहाँ पे p और ये q इस डायरेक्शन में ना है, तो q तो यहाँ ड्रॉ करोगे ना इसे। तो ये तुम्हारा आ गया p वेक्टर, ये आ गया q वेक्टर। तो आपको p प्लस क्यू तो करना नहीं है, p माइनस क्यू। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? माइनस क्यू आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, सुन रहे हो ना? तो ये आपका माइनस क्यू। अब यहाँ से आपको इसके पैरेलल और इक्वल, p के पैरेलल और इक्वल और p के हेड से q माइनस क्यू के पैरेलल और इक्वल ड्रॉ करते हैं ना। तो ये आपका आ गया p वेक्टर, ये आ गया आपका माइनस क्यू वेक्टर। समझ रहे हो? तो आप यहाँ से जो डायगोनल को मिलाओगे ये आपको देगा p प्लस माइनस क्यू। समझ में आया? जो कि p माइनस क्यू के इक्वल। ग्राफिकली समझे? नोट कीजिए, ये तो ग्राफिकली है। तो ग्राफ तो आज लाए नहीं हो, तो हम लाए हो, कल इसका प्रैक्टिस कराएंगे। कल सब लोग इंस्ट्रूमेंट लेके आना। आज चलो मैथमेटिकली को भी इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं। सर कैसे? मान लो हमारे पास दो वेक्टर, ध्यान देना है आपका, मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी। निकालना है वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है? देखो तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से आपका प्यारे बच्चों ए के पैरेलल और इक्वल और यहाँ से आपका माइनस बी के पैरेलल और इक्वल। तो ये आपका आ गया ए वेक्टर, ये आपका हो गया माइनस बी वेक्टर। ये इसका आ गया यहाँ से रिजल्टेंट, जिसको अभी हम लोग कह रहे हैं ए माइनस बी। चलो ध्यान दो तो अब एक मिनट जरा। वेक्टर ए और बी, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, बोथ रूल से तुम लोग रिजल्टेंट ही निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके बीच का एंगल, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अगर आपका थीटा था, तो वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है प्यारे बच्चों? 180 माइनस नहीं। चलो अब देखो, डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, रिजल्टेंट निकाले हो ना, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो वहाँ पे भी बीटा मानते थे, यहाँ भी हम लोग बीटा मानेंगे, ठीक है? चलो
फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी ही ना आपका आर वेक्टर होता था, तो ए प्लस बी यानी आर वेक्टर का मॉडुलस यानी ए प्लस बी ऑलरेडी आप क्या निकाल चुके हो, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत? अब चलो तो हम a माइनस बी का इसी फॉर्मूला पे निकालेंगे। आपका सुनो, b वेक्टर का माइनस बी डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो वही ना है, मैग्नीट्यूड में क्या कोई बदलाव होगा? तो चलो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का ही स्क्वायर होगा, क्योंकि मॉडुलस आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड मांग रहा है, डायरेक्शन तो मांग नहीं रहा है। प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, थीटा का वैल्यू कितना रहे? सिर्फ तो थीटा ही ना बदला है, नहीं बोल रहे हो आपका ये थीटा था, बाकी ना ए का मैग्नीट्यूड बदला ना बी का मैग्नीट्यूड बदला, बदला डायरेक्शन, और डायरेक्शन थीटा के जगह पे क्या हो गया 180 माइनस। तो चलो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। अब बताओ cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2ab cos थीटा। समझ में आया? a माइनस बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिल गया तुमको रे? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है? tan बीटा, तो मॉडुलस ऑफ बी साइन 180 माइनस थीटा, हाँ या ना? अब चलो यहाँ पे फिर आपका मॉडुलस ऑफ ए अब प्लस मॉडुलस ऑफ बी कॉस 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आपका मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। चलो अब यहाँ मॉडुलस ऑफ ए, अच्छा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बी आ गया रिजल्टेंट। ये डायरेक्शन का भी फॉर्मूला कुछ है इसमें, हो गया वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी कंप्लीट। अब इसका एप्लीकेशन चलेगा, ठीक है? तो इसको तुम लोग नोट कर लो अच्छे से, डायग्राम बना लो, ये नोट कर लो। ये कल सब लोग ग्राफ कॉपी लेके आना, फिर उस पर भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा देंगे, और यहाँ से जो रिजल्ट निकालेंगे उसको ग्राफ कॉपी के रिजल्ट से हम लोग मैच कर लेंगे, फिर आगे हम लोग का प्रैक्टिस होगा।
हो गया? सब लोग नोट कर लिए? चल, तो अब इससे आगे का डिस्कशन कल सब लोग ग्राफ कॉपी लेके आइएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग करते हैं।